धूल माटी बंगाल के सबसे पुराने गांव में से एक। यहाँ की मिट्टी लाल थी, जैसे परसों से खून सोखती आ रही हो, और गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी थी एक पुरानी हवेली, ठाकुर साहब की हवेली, जिसे अब लोग शापित कोठी कहते थे। साल था 1885। अंग्रेज सरकार की पकड़ दूर दराज गांव तक नहीं पहुंची थी, और जहां शासन नहीं होता, अंधविश्वास वहीं राज किया करता है। कभी इस हवेली में रेवती नाम की एक स्त्री ब्याह के लाई गई थी। रेवती कम उम्र की पढ़ी लिखी भोली सी लड़की, ठाकुर साहब की वधू, जो दूर गांव से ब्याह के लाई गई थी। लोग कहते थे कि रेवती की आंखों में आसमान था और आवाज में कविता। शादी की पहली रात थी। रेवती लाल जोड़े में घुटने के बीच अपना चेहरा छुपाए बैठी हुई थी। उसे डर इस बात का नहीं था कि क्या होने वाला है, डर तो इस बात का था कि उसका पति आखिर कौन होगा। परंपरा के मुताबिक उसने विक्रम को आज से पहले कभी नहीं देखा था। डर के आलम में उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था। तभी दरवाजा खुला, परछाई उसके चेहरे पर पड़ी। वो नजरें तक नहीं उठा पाई। विक्रम चुपचाप उसके पास बैठा, धीरे से उसके घुटनों पर अपना हाथ रखा। रेवती का शरीर सिहर उठा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विक्रम ने उसकी साड़ी उठानी शुरू कर दी। रेवती जान चुकी थी ये रात सुहाग की नहीं, जबरदस्ती की होने वाली थी। फिर वही हुआ। एक मर्द की सांसें भारी होती गईं और एक औरत की सिसकियां तेज होती गईं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें रेवती के चेहरे को चीर रही थी, तभी एक आवाज से वो सहम गई। दरवाजे के पीछे से नौकरानी ने कहा कि बड़ी ठकुराइन, नीचे सब आपका मुंह दिखाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। रेवती जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब उसकी आंखें नीचे खड़े लोगों में बस उस दरिंदे को ढूंढ रही थी, और उसने एक नजर में उसे पहचान भी लिया। माँ, आप ये सब रीति रिवाज करते रहिए, मुझे काम से बाहर जाना है, मैं चलता हूं, ठीक है। ठाकुर परिवार की औरतों ने मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। जहां सब रेवती को देखकर मुस्कुरा रहे थे, वहीं वो सामने खड़ी औरतों के जख्म देखकर सिहर सी गई। किसी के कान मुड़े थे, किसी के गाल कटे थे, किसी के होंठ जैसे सिगरेट से जला दिए गए हों। रेवती समझ गई कि ये जख्म उनके पतियों के थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। आखिरी सीढ़ी पर रुककर उसने पीछे देखा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे दर्द को ही जीवन मान लिया हो। सिलसिला जारी रहा। हर रात दरवाजा खुलता, कपड़े उतारे जाते और कमरे में बस सिसकियां बजती। रेवती ने चुप रहना नहीं चुना। वो किताबें छुपाकर पढ़ती, गुनगुनाती और खुद को थोड़ा और बचा लेती। पर एक दिन ठाकुर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। किताबें तो किनारे रखी थी, लेकिन शायद ठाकुर साहब को उनकी पत्नी का गाना गुनगुनाना नहीं रस आया। उस रात हवेली से चीखें आईं और फिर सन्नाटा। अगले दिन से रेवती हवेली में कहीं नजर नहीं आई, और किसी ने ठाकुर साहब से इस बारे में पूछने की हिमाकत भी नहीं की। बात गांव के कोतवाल के कानों तक भी नहीं पहुंची, लेकिन उसने भी ठाकुर साहब से ना उलझने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि ठाकुरों की हवेली में यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। और पिछले कोतवाल का क्या हश्र हुआ था
ये कोतवाल अच्छी तरह से जानता था। कुछ दिन के मौन के बाद ठाकुर हवेली में फिर से हालात सामान्य हो चुके थे। लेकिन एक रोज जब ठाकुर विक्रम ने सोते हुए बिस्तर पर करवट ली तो एक आवाज से उसकी नींद टूट पड़ी। विक्रम उठकर खिड़की तक आया। उसने पहले इधर उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसकी नजर कुएं पर पड़ी। कुएं को देखते ही उसके चेहरे पर कोई भाव, कोई मलाल नहीं था, जैसे रेवती उसकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। वो वापस मुड़ा और अपनी बदली हुई करवट के साथ ही सो गया। अगली सुबह लोगों की भीड़ की आवाज से उसकी नींद खुली। अरे बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बाप रे बाप, ठाकुरों से ये उम्मीद नहीं थी। अबे तो अपने ठाकुर साहब को जानता नहीं, बहुत हिम्मत वाले इंसान है वो। बे चुप रहना, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। चुप। उसने खिड़की से देखा तो गांव के लोग कुएं के पास भीड़ लगाए खड़े थे और नीचे जाकर देखा तो गांव के कोतवाल की लाश पानी पर तैर रही थी। गांव वालों ने जब कोतवाल को पानी से बाहर निकाला तो देखा उसके शरीर में लाठी डंडों से पीटे जाने के निशान थे और चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। पुलिस से मार खाया कोई भी शख्स ये बात आराम से बता सकता था कि ये चोटें खुद पुलिस के मारने पर ही आ सकती थी। आज रात को सोते वक्त जब उसे कुएं से वही गुनगुनाने की आवाज आई तो ठाकुर विक्रम इस बार थोड़ा चिड़चिड़ा गया। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हुई कि विक्रम से रहा नहीं गया। अरे बस, ये साली आवाज मुझे सोने क्यों नहीं देती? वो जब गुस्से में उठकर खिड़की के पास गया और कुएं की तरफ देखा तो उसने पाया कि वहां अब भी कोई नहीं था। वो वापस आकर सो गया। अगली सुबह उसके कानों में किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज पड़ी और अचानक से उसकी आंखें खुल गई। न जाने क्यों मगर विक्रम इस बार ये जानता था कि नीचे असल में क्या हुआ है। उसने नीचे जाकर देखा तो वही जले होठों वाली औरत के पति की लाश पानी में तैर रही थी। लाश जब बाहर निकाली गई तो उसके शरीर पर भी पीटे जाने के भयंकर निशान थे। एक ही तरह से लगातार दूसरी बार यह घटना होने की वजह से ठाकुर विक्रम के साथ साथ पूरे गांव वाले डरे हुए थे। पंचायत बुलाई गई। किसी ने सलाह दी कि कुएं को ढक देना ही बेहतर होगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। बुजुर्ग ने ठाकुर विक्रम की ओर देखते हुए कहा, शायद हमारे गांव में किसी से कोई गलती हुई है जिससे देवी मां नाराज हो गई हैं, इसलिए हमें उन्हें बलि देकर मनाना होगा। विक्रम ने तुरंत बुजुर्ग की बात पर हामी भर दी। लगातार 2 मौतों के बाद तीसरे दिन गांव में जश्न था। ढलती शाम में लोग मां काली के मंदिर की ओर बढ़े। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। औरतें सिर पर ज्योति कलश लिए खड़ी थी और बीच में चल रहा था ठाकुर विक्रम। मंदिर की ढलान पर अंधेरा घिराया था। रास्ता अब सिर्फ कलशों की रोशनी से चमक रहा था। तभी ढालों को चीरती हुई एक आवाज आई, रेवती की सिसकी। वही सिसकी जो कभी हवेली में दबी थी। विक्रम तो बिल्कुल चौंक गया। उसने निगाहें दौड़ाई पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोशनी, शोर और भीतर का सन्नाटा। जब गांव वाले मंदिर चढ़ने लगे विक्रम चुपचाप लौट पड़ा। हवेली के कुएं के पास पहुंचा। हाथ में चाबुक था। सामने खड़ी थी रेवती, जख्मी, उसी हाल में जैसी उसे छोड़ा गया था। मंदिर में बलि से पहले मंत्र शुरू हुए। इधर विक्रम ने खुद को चाबुक मारना शुरू किया। हर बार के साथ रेवती के जख्म मिटने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए कोड़े भी तेज हो गए। मां काली के चरणों में बकरे का खून चढ़ा और कुएं में खिले कमल पर विक्रम का। रेवती की आत्मा आजाद हो गई और गांव को मुक्ति मिल गई।
इस बात को आज 20 बरस बीत चुके हैं। ठाकुर की कोठी और कुएं पर अब मकड़ी के जाले लग चुके हैं। मगर अब भी एक बात है जो धूल माटी में बहुत सामान्य हो चुकी है, वो है बहुत सारी बच्चियों के कुनकुनाने की आवाज़।